बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कतर में तालिबान और अमरीका के बीच अहम बातचीत, मुल्ला बिरादर ने क़यादत की। सीरिया में सेफ जोन्स पर रशिया और तुर्की में इख्तिलाफात, मॉस्को ने कहा बशार हुकूमत से इजाजत जरूरी है। बरतानिया ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया। अरब और यूरोपीय मुल्कों की पहली चोटी कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने का अज़्म। इसराइल गोलान पहाड़ियों के इलाके में फाजिल न्यूक्लियर मटेरियल ठिकाने लगा रहा है, यूएन चीफ की रिपोर्ट। वेनेजुएला पर अमेरिका की नई पाबंदियां, माइक पॉम्पियो ने कहा मदुरो के गिनती के दिन बाकी रह गए। वियतनाम में चारशंबे को ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात, नॉर्थ कोरिया के लीडर ट्रेन के जरिए चाइना पहुंचे। यूरोपीय यूनियन ने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाव कम करें, फेडरिका मोगेरिनी की महमूद कुरैशी से बातचीत। ऑस्कर अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, ग्रीन बुक बेहतरीन फिल्म करार, अरब अदाकार रामी मलिक ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो पर आलमी दबाव काफी बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला की सरकारी फौज ने गैर मुल्की इमदादी काफिलों को मुल्क की सरहदों में दाखिल होने से रोक दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने नई पाबंदियां लगाने की धमकी दी है। ब्राजील ने अपने इत्तेहादी मुल्कों से कहा है कि वो वेनेजुएला को आजाद कराने की कोशिशों में शामिल हो जाएं। खुद साख्ता सदर जोआन गैडो ने दुनिया से कहा कि वो मदुरो हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तमाम तरीकों पर गौर करे। सरहद पर झड़पें भी हुई जिनमें कम से कम 3 लोग हलाक और 300 जख्मी हुए। अपोजिशन लीडर जोआन गैडो ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान किया था। अमेरिका के सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि मदुरो के गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील सरहद पर खून खराबे के लिए मदुरो हुकूमत जिम्मेदार है। वेनेजुएला के नायब वजीर खारजा ने अमेरिका को तमाम साजिशों की जड़ करार दिया है और दुनिया से कहा है कि अमेरिका की दखल अंदाजियों की मजम्मत की जानी चाहिए। ईरान के प्रेस टीवी चैनल से बातचीत करते हुए वेनेजुएला के वजीर रॉबिन डायर मोलिना ने कहा कि अमेरिका इलाके में ऑयल इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेना चाहता है और वेनेजुएला के लाखों डॉलर की रकम को फ्रीज कर रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक सीनियर कमांडर ने कहा कि मुल्क की एयरफोर्स ने कामयाबी के साथ अमेरिका के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हैक किया। ईरान के मिसाइल्स को सबूताज करने के बारे में अमेरिका के एक दावे के बाद यह बात कही गई। तेहरान में एक तकरीब से खिताब करते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एयरफोर्स डिवीजन के चीफ ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादा ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के सिस्टम में दखल अंदाजी की और अमेरिका की हरकतों के जवाब में यह कार्रवाई की गई। ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच एक नए सबमरीन मिसाइल का तजुर्बा आबनाए होर्मुज में जंगी मशकों के दौरान किया गया। पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया है कि वो उसके साथ सिक्योरिटी ताउन करेगा। पाकिस्तान ने कहा कि दोनों पड़ोसी मुल्क सरहद पर दहशतगर्द सरगर्मियों को रोकने के लिए हदबंदी लगाने पर गौर करेंगे। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह बात बताई। हाल ही में एक सरहदी इलाके सिस्तान बलूचिस्तान में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हमला किया गया था, जिसके लिए पाकिस्तान से सरगर्म एक तंजीम जैश उल अदल ने जिम्मेदारी कबूल की। बरतानिया ने ऐलान किया है कि वह लेबनान की हथियारबंद तंजीम हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगा देगा और उसे दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल करेगा। बरतानिया के वजीर दाखिला साजिद जावीद ने कहा कि हिजबुल्लाह मुसलसल मिडल ईस्ट का इस्तेहकाम बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और हम हिजबुल्लाह की फौजी और सियासी शाख के दरमियान कोई फर्क नहीं करेंगे।
सीरिया में तुर्क सरहद के करीब सेफ जोन बनाने के बारे में रशिया और तुर्की के बीच इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रशियन फोर्सेस इस इलाके में पॉलिसिंग करेंगी। सर्जी लावरोव के हवाले से न्यूज़ एजेंसियों ने कहा कि तुर्की को सदर बशार अल असद की मर्जी के बगैर सेफ जोन बनाने का कोई हक नहीं है। हफ्ते के दिन सदर तैयब एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की सरहद के करीब कोई भी सेफ जोन अपने कंट्रोल में रखेगा। तैयब एर्दोगान ने CNN से बातचीत करते हुए ये बात कही थी। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि इसराइल गोलान पहाड़ियों के इलाके में रेडियो एक्टिव मटेरियल को ठिकाने लगा रहा है। गोलान पहाड़ियों के इलाके पर इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान कब्जा कर लिया था। इससे पहले सीरिया ने भी इसराइल के ताल्लुक से ऐसे इल्जामात लगाए थे। गुटेरेस की रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल 20 अलग अलग मकामात पर रेडियो एक्टिव मटीरियल को ठिकाने लगा रहा है। ऐसा अंदेशा है कि आसपास के इलाकों के लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं और सीरियन शहरियों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। इस रिपोर्ट पर इसराइली हुकूमत ने नाराजगी का इजहार किया है। इसराइल की वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस रिपोर्ट को झूठ करार दिया और कहा कि यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक काउंसिल इसराइल पर हमलों में माहिर हो गई है। ISIS की तरफ से लड़ने वाले 14 फ्रेंच शहरियों को इराक पहुंचाया गया है। इराकी हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की। ये बात साफ नहीं है कि क्या उन पर इराक में मुकदमा चलाया जाएगा या उन्हें फ्रांस भेजा जाएगा। अमेरिका की इत्तेहादी फौज ने उन्हें इराक पहुंचाया। हिजबुल्लाह ने कहा कि सीरिया बहरान की असल जड़ अमेरिका है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा कि अमेरिका ने लंबे अरसे तक मिडिल ईस्ट के मुल्क में गैर मुल्की मिलिटेंट्स की मदद की और सीरिया जंग के लंबा होने की वजह अमेरिका ही है। नईम कासिम ने मिडिल ईस्ट के ताल्लुक से अमेरिकी पॉलिसियों को जालिमाना करार दिया। उन्होंने खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर करने के लिए बाज़ अरब मुल्कों पर भी गुस्से का इजहार किया और कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यमन में सऊदी सरहद के करीब अल-हुसियों के एक मिसाइल हमले में सदर अब्दुल रब्बु मंसूर हादी के वफादार 12 सिपाही हलाक हो गए और 60 जख्मी हुए। एक फौजी ओहदेदार ने बताया कि अल-बुका बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब एक मार्केट में इन सिपाहियों को निशाना बनाया गया। जख्मियों को नजरान के हॉस्पिटल में ले जाया गया। फलस्तीन की तंजीम इस्लामी जिहाद ने कहा है कि उसने ऐसे मिसाइल्स बनाए हैं जो तेल अवीव, अल-कुद्स और इसराइल के दूसरे कब्जा किए हुए शहरों को निशाना बना सकते हैं। इस्लामी जिहाद की फौजी शाख अल-कुद्स ब्रिगेड के एक सीनियर कमांडर ने एक डॉक्यूमेंट्री में यह बात कही जिसे ईरान के अरबी जबान के चैनल अल आलम पर पेश किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में अल-कुद्स ब्रिगेड की फौजी मशकों को दिखाया गया। इसराइल फलस्तीनी के कत्लेआम के ताल्लुक से 3 लाख दस्तावेजात को छुपा रहा है। इनमें हजारों दस्तावेजात का ताल्लुक 19वीं सदी से है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। 35 यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर हल्ला बोल दिया और वहां की बेहुरमती की। उन्हें इसराइली पुलिस की हिफाजत हासिल थी। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि 35 यहूदी इंतहा पसंद मगरबी गेट से मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। कतर में तालिबान और अमेरिका के नुमाइंदों के बीच एक और दौर की अहम बातचीत हुई जिसका मकसद 17 साल से जारी लड़ाई को खत्म करना है। एक अहम तालिबान कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। मुल्ला बिरादर ने तालिबान टीम की क़यादत की जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान से रिहा किया गया था। अमेरिकी टीम की क़यादत अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ुल्मी खलीलजाद ने की। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कतर में तालिबान और अमेरिका के बीच अहम बातचीत, मुल्ला बिरादर ने क़यादत की। सीरिया में सेफ जोन्स पर रशिया और तुर्की में इख्तलाफात, मॉस्को ने कहा बशार हुकूमत से इजाजत जरूरी है। बरतानिया ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया।
عرب اور یورپی ملکوں کی پہلی چوٹی کانفرنس، دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑنے کا عزم۔ اسرائیل گولان پہاڑیوں کے علاقے میں فاضل نیوکلیئر مٹیریل ٹھکانے لگا رہا ہے، UN چیف کی رپورٹ۔ وینزویلا پر امریکہ کی نئی پابندیاں، مائک پومپیو نے کہا مدورو کے گنتی کے دن باقی رہ گئے۔ ویتنام میں چہارشنبے کو ٹرمپ کم جونگ ان ملاقات، نارتھ کوریا کے لیڈر ٹرین کے ذریعے چائنا پہنچے۔ یورپی یونین نے کہا ہندوستان اور پاکستان تناؤ کم کریں، فیڈریکا موگیرینی کی محمود قریشی سے بات چیت۔ آسکر ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب، گرین بک بہترین فلم قرار، عرب اداکار رامی مالک نے بیسٹ ایکٹر ایوارڈ جیتا۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حکومت سے سعودی کران پرنس محمد بن سلمان کے دورے کے دوران کیے گئے سرکاری خرچ کی تفصیلات مانگی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں ایک درخواست داخل کی گئی ہے۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت نے 2 دن کے اس دورے کے دوران 200 ملین روپے خرچ کیے۔ محمد بن سلمان کے ساتھ 40 لوگوں کے ایک ڈیلیگیشن نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ نائجیریا کے الیکشنز کے دوران گڑبڑ کے واقعات میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ سول سوسائٹی کی تنظیموں نے بتایا کہ ان حملوں میں کم سے کم 39 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ نائجیریا کی پولیس نے بتایا کہ الیکشنز کے دوران گڑبڑ کے واقعات کے سلسلے میں 128 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس دوران افریقی یونین نے نائجیریا کے الیکشنز کو مجموعی طور پر پرامن بتایا۔ بوکو حرام نے الیکشنز کو درہم برہم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یورپ اور عرب ملکوں کے لیڈرز نے اپنی پہلی چوٹی کانفرنس میں دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑائی لڑنے کا عزم کیا۔ ایجپٹ کے تفریحی شہر شرم الشیخ میں یہ کانفرنس ہوئی جو 2 دن تک جاری رہی۔ صدر عبدالفتاح السیسی نے اس موقع پر کہا کہ عرب لیگ اور یورپی یونین کے درمیان تاریخی تعاون شروع ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اس موقع پر کہا کہ دہشت گردی سے سعودی عرب متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کی فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے اور زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ انتہا پسندی کو دانشورانہ سطح پر جائز حیثیت نہیں دینا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے سے ملاقات کی۔ شاہ سلمان اور تھریسا مے نے آپسی تعلقات کے علاوہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی۔ میٹنگ کے دوران عرب ملکوں نے کہا کہ دنیا کو ایران کی سرگرمیوں کے خلاف ایک جیسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کانفرنس پر جمال خشوگی، یمن بحران، خطے کی جنگوں اور بریگزٹ کے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ یورپی یونین نے ایک بیان میں کہا کہ اس کانفرنس کا مقصد عربوں اور یورپینز کے تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ یورپی یونین کے کئی لیڈرز نے اس کانفرنس میں حصہ لیا جن میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل اور انگلینڈ کے وزیر اعظم تھریسا مے اور اٹلی کے وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ اسرائیل فلسطین مسئلہ ایجنڈے میں شامل تھا۔ ویتنام میں چہارشنبے اور جمعرات کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان دوسری چوٹی ملاقات کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس ملاقات کے ایجنڈے میں کوریا کے علاقے کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک بنانا اور نارتھ کوریا کے خلاف پابندیاں ہٹانا شامل ہے۔ پچھلے سال دونوں لیڈرز کی پہلی چوٹی ملاقات سنگاپور میں ہوئی تھی۔ اس دوران ویتنام میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کم جونگ ان ٹرین کے ذریعے چائنا پہنچے جہاں سے وہ ویتنام روانہ ہو رہے ہیں۔ یورپی یونین نے ہندوستان اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ پلوامہ حملے کے بعد پیدا تناؤ کو کم کریں۔ یورپی ملکوں کی تنظیم نے پاکستان سے کہا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس قدم اٹھائے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بات چیت کی اور موجودہ حالات کے بارے میں غور کیا۔ یورپی یونین نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ یورپی یونین نے کہا کہ یورپی یونین ہندوستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا گیٹ کے قریب ایک قومی جنگی یادگار کو قوم کے نام کیا۔ اس سے پہلے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں ایک زبردست پروگرام ہوا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرنے والے بہادر سپاہیوں کی یاد میں یہ یادگار تعمیر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اتوار کو اپنے 53ویں ریڈیو پروگرام من کی بات میں اس یادگار کی تعمیر پوری ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے پلوامہ کے شہیدوں کو یاد کیا۔ انہوں نے کانگریس پارٹی پر بھی تنقید کی۔ مودی نے ریمارک کیا کہ بعض لوگوں کے لیے خاندان فوج سے زیادہ اہم ہے۔ مودی نے کہا کہ کانگریس رائفل ڈیل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
योगा गुरु रामदेव ने पुलवामा हमले के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान से जंग करे। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि पाकिस्तान को शुद्ध करना चाहिए। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत को पुलवामा हमले के बारे में पहले से इंटेलिजेंस इत्तला थी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसे जवानों की लाशों पर सियासत करने में दिलचस्पी थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो आने वाले इलेक्शंस में डिक्टेटर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बेदखल कर देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बंगाल की तमाम 42 लोकसभा सीटें जीतेगी। तृणमूल लीडर ने कहा कि बीजेपी लोकसभा इलेक्शन से पहले जंग का जुनून पैदा करना चाहती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी इत्तेहाद का ऐलान किया है और कांग्रेस को नजरअंदाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा हमले की साजिश के बारे में तहकीकात के लिए एक दरखास्त को रद्द कर दिया। एक वकील विनीत चड्ढा ने यह दरखास्त दाखिल की और कहा कि पुलवामा हमला एक साजिश का नतीजा है जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान हलाक हुए थे। इस दरखास्त में कहा गया कि इस हमले में 370 किलोग्राम आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया और इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। ब्रिटिश एक्ट्रेस ओलिविया कॉलमैन ने तमाम रुकावटों को पार करते हुए ऑस्कर जीत लिया और सबको हैरान कर दिया। फिल्म ग्रीन बुक ने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीतते हुए सबको हैरान कर दिया। ओलिविया कॉलमैन को फिल्म द फेवरेट के लिए यह अवार्ड दिया गया। इस मौके पर उन्होंने अपनी जज्बाती और मिजाहिया तकरीर के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म ग्रीन बुक ने जुमला 3 ट्रॉफियां हासिल की। अंदाजे लगाए जा रहे थे कि फिल्म रोमा ऑस्कर्स पर छाई रहेगी, लेकिन ये अंदाजे गलत साबित हुए। इस साल के कई ऑस्कर्स आम राय से अलग रहे। फिल्म ग्रीन बुक की कहानी भी मुतनाज़ थी। ये 1960 के दहक की एक रेस के बारे में बनाई गई फिल्म है। अरब अदाकार रामी मलिक ने फिल्म बोर्नियान रेसोडी में मशहूर सिंगर फ्रेडी मर्क्यूरी का रोल अदा करने के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। उनका ताल्लुक इजिप्ट से है। अवार्ड कबूल करते हुए अपनी तकरीर में मलिक ने कहा कि मैं इजिप्ट के इमिग्रेंट्स का बेटा हूं, मैं पहली नस्ल का अमरीकी हूं। उन्होंने उन पर भरोसा करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो जिंदगी भर इस अवार्ड की कदर करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कतर में तालिबान और अमरीका के बीच अहम बातचीत, मुल्ला बिरादर ने क़यादत की। सीरिया में सेफ जोन्स पर रशिया और तुर्की में इख्तिलाफात, मॉस्को ने कहा बशार हुकूमत से इजाजत जरूरी है। बरतानिया ने हिजबुल्लाह को दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया। अरब और यूरोपीय मुल्कों की पहली छोटी कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने का अज़्म। इसराइल गोलान पहाड़ियों के इलाके में फाजिल न्यूक्लियर मटेरियल ठिकाने लगा रहा है, यूएन चीफ की रिपोर्ट। वेनेजुएला पर अमेरिका की नई पाबंदियां, माइक पॉम्पियो ने कहा मदुरो के गिनती के दिन बाकी रह गए। वियतनाम में 4 शंबे को ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात, नॉर्थ कोरिया के लीडर ट्रेन के जरिए चाइना पहुंचे। यूरोपीय यूनियन ने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान तनाव कम करें, फेडरिका मोगेरिनी की महमूद कुरैशी से बातचीत। ऑस्कर अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, ग्रीन बुक बेहतरीन फिल्म करार, अरब अदाकार रामी मलिक ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। ये थी आज की खबरें। अब शदीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।